वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नया यूनिट 9.2 मेंडेलियन जेनेटिक इन मैन फैमिली स्टडी। सो शुरू करने के पहले देखते हैं हम किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रेगोर मेंडल टू द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स? डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल हाउ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर एप्लीकेबल टू मैन। व्हाट आर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? डिस्क्राइब द रीसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन जेनेटिक्स। सो बेसिकली इनका कहना है कि मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हम किस तरह से ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्होंने दो पी प्लांट लिए थे, जिनमें दो डोमिनेंट कैरेक्टर थे। ये पेरेंटल जनरेशन है। दिस इज़ द फर्स्ट पेरेंट, दिस इज़ द सेकेंड पेरेंट। दोनों यहाँ पे रिसेसिव, मतलब कि ये ड्वार्फ और ये टॉल है। जब इनका क्रॉस हुआ तो इनके ऑफस्प्रिंग का क्या जेनोटाइप पॉसिबल था? ऑल आर कैपिटल टी एंड ऑल आर टॉल। सी, जेनोटाइप मतलब कि जेनेटिक क्या कॉम्पोजिशन है, फेनोटाइप मतलब कि फिजिकली क्या बाहर आ रहा है जीन के इन्फ्लुएंस से। अब वो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के कॉम्बिनेशन से ही समझ में आता है। दैट इज नोन एज फेनोटाइप, मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज द F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का हमने मेट किया तो किस तरह की जेनोटाइप सामने आए? इससे हमें एक रेशियो मिला F2 जनरेशन में। फेनोटाइप मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, टॉल इज टू ड्वार्फ। 3 यहाँ पे टॉल ऑफ स्प्रिंग होंगे और 1 यहाँ पे ड्वार्फ। सी, 3:1। और फेनोटाइप में अगर देखें तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के हैं, मतलब बेसिकली 1:2:1। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, 2 ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगेन एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसके पास दोनों रिसेसिव होमोजाइगस जीन्स होंगे, एलेल्स होंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने एक ही फैक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक, हाइट को यहाँ पे कंसिडर किया था, है ना। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट हैड 2 एलेल्स। सी, मैंने बहुत बार लेक्चर में समझाया कि एलेल मतलब कि जीन की वेराइटी। अगर हम हाइट की बात करें, सो सपोज करो उसे एक ही जीन इन्फ्लुएंस करता है, हैंडल करता है। सो इस जीन के, हाइट वाले जीन के 2 वेरिएंट्स होंगे, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा टॉल फैक्टर, ये होगा ड्वार्फ फैक्टर। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एलेल कहेंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल ने यहाँ पे 4 लॉज बताए। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ 1 जीन एंड 1 कैरेक्टर, सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, एंड देन D, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जो भी सोर्स ऑफ एलेल हैं, जो कि मदर या फादर होंगे, है ना, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे अपने सोर्स से। मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मदर से आ रहा है वो एलेल या फिर फादर से आ रहा है। जब वो ऑफस्प्रिंग में पहुंचेगा तो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो स्पेसिफिक एलेल, वो स्पेसिफिक ट्रेट, है ना जी। जो बाकी 3 लॉज है इन्हें हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उनका था डाइहाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 4 एलेल की बात की है और 2 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि एक हमारा हो गया कलर और दूसरा हो गया शेप। सो यहाँ पे जो पी प्लांट के सीड्स थे, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। सो कलर, कैपिटल Y इज़ फॉर येलो, स्मॉल y इज़ फॉर ग्रीन। शेप में देखा जाए तो कैपिटल R फॉर राउंड एंड स्मॉल r फॉर रिंकल्ड। दिस इज़ दी पेरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन पहला। यहाँ पे सारे डोमिनेंट, यहाँ पे सारे के सारे रिसेसिव। F1 जनरेशन के जो जेनोटाइप होगा वो सारे के सारे इस तरह से होंगे, और फेनोटाइप ये होगा क्या? कंप्लीटली राउंड एंड येलो कलर। अब जब F1 जनरेशन का हम क्रॉस करते हैं तो ये इस तरह के ऑफस्प्रिंग यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगेन एक रेशियो मिलेगा हमें, 9:3:3:1। 9 ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि येलो कलर होंगे और कंप्लीटली राउंड होंगे। 3 ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि कंप्लीटली राउंड होंगे और ग्रीन कलर। 3 ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि रिंकल्ड शेप्ड के होंगे लेकिन येलो कलर के होंगे, और एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसके पास सारे के सारे रिसेसिव ट्रेट्स, ये लास्ट वाला। सो दिस विल बी ग्रीन कलर एंड इन रिंकल्ड शेप। सो ये एक इनका एक्सपेरिमेंट था। सी, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के बराबर है। द रिजल्ट ऑफ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, राइट। देन द एलेलिक पेयर ऑफ डिफरेंट जीन्स बिहेव डिफरेंटली विद रेफरेंस टू ईच अदर, हेंस मेंडल गेव। अब मेंडल ने यहाँ से एक नया लॉ निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनका कहना है कि
जब दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही होती है, ओके, हाइब्रिड में, सो ये जो एलियल्स जब सेग्रीगेट होंगे, एक खुद को अरेंज करेंगे, ओके, वो इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर यहाँ पे कैपिटल वाई की बात हो रही तो ये इंडिपेंडेंट होगा स्मॉल वाई के, कैपिटल आर के और स्मॉल आर के, ये सबसे इंडिपेंडेंट होगा ये, ओके। सिमिलरली गोज फॉर स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम सारे लॉ को समझते हैं कि इन्होंने जो 3 मेन लॉ दिए थे ग्रेगोर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से, ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सी, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ओके। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मतलब कि जो सेक्स सेल्स होते हैं, अब वो स्पर्म हो सकता है या फिर एग सेल्स, है ना। सो एक गैमेट एक टाइम पे एक ही एलील कैरी करेगा, ओके। सी, एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ 2 एलील, हर इंडिविजुअल के पास 2 एलील्स होते हैं, एक माताजी से और एक पिताजी से मिलता है ना। सो यही कह रहा है कि जो गैमेट होते हैं, स्पर्म या फिर एग, एक समय पे एक ही एलील को कैरी करेंगे, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वो मिलके इंडिविजुअल बनाएंगे जिसके पास क्या होगा? एक एलील और दूसरा एलील, मतलब कि 2 एलील, एक पेयर हो जाएगा, है ना। देन दीज एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस, ensuring each gamete gets one randomly। मैंने बताया कि जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा यहाँ पे, कैपिटल वाई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, है ना, सेम थिंग। दिस एक्सप्लेन्स वाई ऑफस्प्रिंग इनहेरिट ए मिक्स ऑफ ट्रेट ऑफ पेरेंट। बेसिकली इसे ये समझा जा सकता है कि ऑफस्प्रिंग के पास पेरेंट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से आते हैं, ओके, उनके मिक्सचर कैसे बनते हैं, राइट, ट्रेट्स के। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सी, इसके लिए एक कंडीशन होती है, जब भी असॉर्टमेंट हो रहा है एलील्स का, वो हमेशा अगर अलग अलग क्रोमोसोम्स में हो रहा है तभी ये लॉ अप्लाई होता है। मेंडल ने सेम क्रोमोसोम में जो असॉर्टमेंट होता है इसे स्टडी नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के असॉर्टमेंट आप गारंटी नहीं कह सकते कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे, ओके। सो जब तक ये जो असॉर्टमेंट है डिफरेंट क्रोमोसोम्स में हो रहा है तब तक इनका लॉ अप्लाई होता है ना। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब इसमें की पॉइंट क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट, जैसे कि सीड कलर, डजेंट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर। एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के इनहेरिटेंस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता है, ओके। दिस अकर्स बिकॉज क्रोमोसोम अलाइन रैंडमली ड्यूरिंग मियोसिस। सी, मियोसिस में हमने पढ़ा था कि जब पोल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक पोल बना यहाँ पे, सो क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, राइट। सो यहीं पे होता है क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इस कारण से होता है, राइट। एक्सेप्शंस अकर विद लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? जब हम सेम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि असॉर्टमेंट जो होगा एलील्स का वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के, ओके। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लॉ, इट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये एकदम सिंपल है। बेसिकली अगर एक एलील डोमिनेंट है तो वो दूसरा एलील जो कि रिसेसिव अगर नेचर में है तो वो उसे डोमिनेंट करेगा, ओके। और जो डोमिनेंट ट्रेट है यही ऑब्जर्वेबल ट्रेट, मतलब कि फेनोटाइप में उभर के आता है ना। की पॉइंट्स क्या है? डोमिनेंट एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फेनोटाइप, रिसेसिव एलील्स आर ओनली एक्सप्रेस्ड इफ बोथ एलील्स रिसेसिव। अगर दोनों एलील्स रिसेसिव होते हैं तभी ये अपने आप को फेनोटाइप में एक्सप्रेस कर पाता है, ओके, अदरवाइज ये वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, राइट। दिस अप्लाइज टू कंप्लीट डोमिनेंस, नॉट इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस। सी, ये दो अलग कंडीशन होते हैं अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्लस मेंडल ने इन फैक्टर्स को स्टडी नहीं किया था, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, ओके। सो ये लॉ तभी तक अप्लाई होगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है, यहाँ पे ये लॉ है और यहाँ पे प्रोसेसिंग किस तरह से होता है, एंड देन आउटकम क्या है, एंड देन एग्जांपल इन पीस। सो सेग्रीगेशन, एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मैंने बताया कि एक गैमेट एक समय पे एक ही एलील को कैरी करता है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो अगर ये जेनोटाइप है तो इसमें 50% क्या है? कैपिटल वाई, 50% वाई गैमेट है। बेसिकली जो दो गैमेट्स होते हैं उनका 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। जब तक दो अलग अलग क्रोमोसोम की बात हो रही तो जो भी जीन्स असॉर्ट होंगे, जो भी जीन्स अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के।
ट्रेट्स इनहेरिटेड सेपरेटली। अगर हम इस जेनोटाइप को देखें तो हमें फेनोटाइप की एक रेशियो मिली थी 9:3:3:1, है ना, किसमें, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। देन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सिंपल है, डोमिनेंट एलेल मास्क करता है किसे, रिसेसिव जीन के ट्रेट को। ओके, हेट्रोजाइगस शोज डोमिनेंट ट्रेट। अगर कैपिटल P इज़ फॉर पर्पल कलर ऑफ अ फ्लावर और स्मॉल p वाइट कलर है फ्लावर के लिए, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल P प्रेजेंट है इसीलिए फ्लावर पर्पल कलर का होगा। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं मेंडल्स इनहेरिटेंस इन मैन। अब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था हम ह्यूमन जेनेटिक्स में किस तरह से समझ सकते हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो एवीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्लियरली अप्लाई हो सकता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑन रोलर्स एंड टेस्टर्स। सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि ब्लैक या ब्लॉन्ड कलर के हेयर, है ना, स्ट्रेट या बेंडेड लिटिल फिंगर, चिन फिशर। चिन फिशर मतलब कि सी ये बैकग्राउंड में मेंडल है, अगर इनके चिन में कुछ इस तरह का, कुछ लोगों के चिन में इस तरह का फिशर होता है ना, तो इसे हम चिन फिशर कहते हैं, ये भी एक ट्रेट होता है। ओके, देन सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि ये खुद में रिसेसिव ट्रेट है, हंटिंगटन डिजीज जो कि खुद में डोमिनेंट ट्रेट है। तो अब हम इनके बारे में समझेंगे, मोनोहाइब्रिड और क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस से। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट एक्सप्लेनिंग द सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। देखो मोनोहाइब्रिड ट्रेट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, उन्होंने एक ट्रेट को कंसिडर किया था, हाइट को, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हिसाब क्या है, 1 जीन इज इक्वल टू 1 ट्रेट, 1 ट्रेट। ओके, अब हम समझते हैं कि इसे ह्यूमन बींग्स में कैसे, ह्यूमन जेनेटिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ह्यूमन बींग्स में ऐसे जीन जो कि सिंगल ट्रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। कौन सा पैटर्न, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं, डोमिनेंट ट्रेट W वर्सेस सी, W इज मतलब कि विडोज पीक यहाँ पे, वर्सेस अ स्ट्रेट हेयरलाइन स्मॉल w। अब विडोज पीक क्या होता है, सी किसी के हेयरलाइन में अगर कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, इस तरह का शेप, इसे हम विडोज पीक कहते हैं, सी यहाँ पे भी, राइट। और जिसका स्ट्रेट है ये तो स्ट्रेट हेयरलाइन है, ओके, नॉर्मल। सो ये एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और ये होता है रिसेसिव, राइट। सो अब हम इन ट्रेड्स के साथ पेरेंट्स का अगर हम क्रॉस करें, एक पेरेंट नंबर 1 इज विथ बोथ द डोमिनेंट ट्रेट और पेरेंट नंबर 2 इनके पास दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं, तो इनके सारे ऑफस्प्रिंग के पास ये होगा जेनोटाइप। और फेनोटाइप क्या होगा, सभी के पास विडोज पीक होंगे। इसे क्या कहेंगे हम, F1 जनरेशन। अब हम F1 जनरेशन का अगर क्रॉस करें, मतलब कि हेट्रोजाइगस हमें इंडिविजुअल मिले यहाँ पे, है ना, अगर हम इनका क्रॉस करें तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग होंगे। फेनोटाइप में मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स देखो तो 75% चांस होगा इनके जो भी बच्चे होंगे उनके पास विडोज पीक होगा, 25% चांस की स्ट्रेट हेयरलाइन होगा। जेनोटाइप में देखो तो 25% ऑफ डोमिनेंट विद द विडोज पीक, 50% heterozygous combination and 25% both the recessive trait, है ना। अब हमारे ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल क्या है कि हंटिंगटन डिजीज़ होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ होता है। ओके, सो इसे हम ये एकदम सिंपल जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी का पैटर्न फॉलो करेगा और इसका हम गेस कर सकते हैं, ओके, कि वेदर इट विल बी इन एन ऑफस्प्रिंग और नॉट। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हम ये समझ सकते हैं कि एक पेरेंट अपने एक बच्चे को एक एलील ही कंट्रीब्यूट करता है एक टाइम पे, राइट। और जो पेरेंट्स से जो कॉम्बिनेशन मिला बच्चे को ऑफस्प्रिंग को वो डिटरमाइन करता है उस ट्रेट को, है ना। कुछ रिसेसिव डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी हंटिंगटन यहाँ पे डोमिनेंट होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, सो अगर दोनों पेरेंट्स से स्मॉल जो रिसेसिव एलील्स मिलते हैं तब जाके सिस्टिक फाइब्रोसिस किसी इंडिविजुअल में किसी ऑफस्प्रिंग में खुद को एक्सप्रेस करेगा। ओके, देन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हम ये समझ सकते हैं इट अप्लाइज टू ह्यूमन जीन्स, है ना। कंडीशन क्या थी, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, अब हम इसे समझते हैं, और रीसस फैक्टर। देखो ये हो गया क्या, जेनोटाइप। आई ए मतलब कि आई मतलब कि जेनोटाइप हो गया, है ना। किसका, इसका फेनोटाइप क्या होगा, आई का ए ब्लड ग्रुप, है ना। आई बी का क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बी। अब अगर इनका क्रॉस किया जाए
तो इनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, IAIB, सब में यही कॉम्बिनेशन, तो इनके बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा इट विल बी AB। अब यहाँ पे रीजस फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, ओके, सिर्फ ब्लड टाइप का, ओके। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल में आप देखो तो यहाँ पे जो एलेल से इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर और यहाँ पे कुछ एलेल से इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, है ना, ABO। अब इनका अगर क्रॉस करें, दिस इज द मदर, यहाँ पे फादर है, राइट। सो A मिलके क्या बनेगा AB मिलके AB, A एंड O मिलके A, क्योंकि O यहाँ पे क्या होता है रिसेसिव और A यहाँ पे होगा डोमिनेंट। सिमिलरली यहाँ पे B भी डोमिनेंट होता है, C यहाँ पे AB B एंड जब B O के साथ कंबाइन होगा तो B अगेन, ओके। O यहाँ पे रिसेसिव है तो यहाँ पे जो भी डोमिनेंट होगा वो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा। O और A मिलके बनाएगा A, O एंड B मिलके बनाएगा B, एंड देन यहाँ पे दोनों रिसेसिव ट्रेट है OO, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा O, ओके। सो ये हमारा एग्जाम्पल था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कि देखो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में 1 जीन इज इक्वल टू 1 ट्रेट, ये वाला हिसाब है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, सपोज करो हाइट हो गई या फिर स्किन कलर, ये एक जीन से कंट्रोल नहीं होते, ये मल्टीपल जीन से कंट्रोल होते हैं। सपोज जीन 1, जीन 2 एंड जीन 3। सो ये 3 जीन मिलके एक फैक्टर को, एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इन नेचर। सो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, आप सिंगल जीन 1 ट्रेट पे तो समझ सकते हो इजीली, लेकिन जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स होते हैं, ओके, पॉलीजेनिक होते हैं। ऑल्सो हाइट एंड स्किन कलर इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, ओके। जीन तो इन्फ्लुएंस करता है, जेनेटिक फैक्टर होता ही है, प्लस एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, ओके। सो इस तरह के ट्रेट्स, कॉम्प्लेक्स ट्रेट को मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नहीं समझ सकते, ये पहला फ्लॉ है। सेकेंड इज जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम मे नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि अगर असॉर्टमेंट 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे हो रहा है तब तो ठीक है, तब वो लॉ वैलिड होगा, लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम पे असॉर्टमेंट हो रहा है तो आप नहीं कह सकते कि वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के। सो यहाँ पे जो मेंडल का लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। कुछ डिजीजेस या फिर कुछ जीन्स, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो गया या फिर वाई क्रोमोसोम, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, देन कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरह की जीन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने जितने भी ट्रेट कंसिडर किए है ना अपने एक्सपेरिमेंट में, वो सेक्स लिंक ट्रेट पे नहीं थे, एक्स या वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं थे वो, है ना। तो इस तरह के ट्रेट्स को मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं समझा जा सकता। सो ये 3 इनके फ्लॉज हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, एक्सप्लेनिंग 2 ट्रेट इनहेरिटेंस। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 2 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने कंसिडर किया था, लेकिन हिसाब यहाँ पे वही है, 1 जीन इज इक्वल टू 1 ट्रेट, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है ह्यूमन बींग्स पे। डाईहाइब्रिड क्रॉसेस अप्लाई टू ट्रेट्स कंट्रोल बाय 2 सेपरेट जीन, मतलब कि एक ट्रेट, 2 ट्रेट 2 अलग अलग जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल, ईयर लोब अटैचमेंट, फ्री ईयर लोब्स। एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, F से रिप्रेजेंट करेंगे, और अटैच्ड ईयर लोब रिसेसिव ट्रेट होता है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। देन टंग रोलिंग, कुछ लोग अपनी जीवा को रोल कर सकते हैं, ओके। दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड कैनॉट रोल इज स्मॉल t, रिसेसिव जीन, ओके। अब हम देखते हैं कि 2 पेरेंट्स का इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्रॉस करेंगे, ओके। एक पेरेंट का ये जेनोटाइप है, सारे के सारे डोमिनेंट एलेल्स, और दूसरे पेरेंट के पास सारे के सारे रिसेसिव एलेल्स। ऑफस्प्रिंग के पास इनके क्या होगा, जो F1 जनरेशन, ये इस तरह का कुछ जेनोटाइप होगा। फेनोटाइप में देखोगे तो कैपिटल F एंड कैपिटल T, मतलब कि उसके पास फ्री ईयर लोब्स होंगे एंड ही और शी कैन रोल देयर टंग, है ना। अब हम F1 जनरेशन का क्रॉस करें तो किस तरह के इंडिविजुअल्स पॉसिबल हैं, है ना। 9 ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनके पास फ्री ईयर लोब्स होंगे और दे कैन रोल देयर टंग, क्योंकि कैपिटल F है, कैपिटल T भी है। 3 ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनके फ्री ईयर लोब्स होंगे लेकिन अपने टंग को रोल नहीं कर सकते, एक डोमिनेंट है यहाँ पे फ्री ईयर लोब और 2 रिसेसिव, है ना।
3 ऐसे फिर से इंडिविजुअल्स होंगे जिनके अटैच्ड ईयर लोब्स होंगे, लेकिन एंड वो अपने टंग को भी रोल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है और टंग वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट है। एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसके पास सारे के सारे रिसेसिव ट्रेट होंगे, मतलब कि उसके पास अटैच्ड ईयर लोब्स होंगे और वो रोल अपने टंग को रोल नहीं कर पाएगा। ओके, सो अगेन ये क्या रेशियो मिला, 9:3:3:1। ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, राइट। सो देन नेक्स्ट इज की ह्यूमन कनेक्शन क्या है इसमें। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू ह्यूमन जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। हमने अभी ब्लड ग्रुप का देखा, ए बी होगा, सिमिलरली रीसेस फैक्टर पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल लॉ का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला हमारा जेनेटिक काउंसलिंग बाय पेडिग्री एनालिसिस। सो देखो कई ऐसे हेरिडिटरी डिसीजेस होते हैं, किसी फैमिली में रन हो रहे होते हैं। ओके, सो पेडिग्री एनालिसिस जो कि हमने इस टॉपिक को हमने कवर किया है, उसमें आप देख सकते हो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। ओके, उसके थ्रू ये उसका बेसिक लॉ क्या होगा, हमारा मेंडल्स लॉ होगा, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं ओके कि किस इंडिविजुअल में हेरिडिटरी डिसीज आ रहे हैं। ओके, और कौन सा पेरेंट उसका कैरियर है। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि कपल डिसाइड कर सकते हैं थ्रू व्हाट जेनेटिक काउंसलिंग कि आपको कंसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट इज मेडिको लीगल एप्लीकेशन। पेटर्निटी डिस्प्यूट होते हैं, है ना, उसमें सिंपल क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है। सो इस मेथड से ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि फादर कौन है, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि जो कस्टडी में खड़ा है, ओके, जो कोर्ट में है, जो डिस्प्यूटेड है फादर, वो उसका उस ऑफस्प्रिंग का, उस बच्चे का पिताजी है या नहीं है। ये इस सिंपल टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। ओके, this method cannot tell who the father is, but it can certainly tell who is not the father. Okay, एग्जाम्पल है नो चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए। अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका पिताजी के पास ब्लड ग्रुप बी हो ही नहीं सकता, ए होगा तभी तो ए वाला बच्चा होगा, राइट। देन थर्ड पॉइंट इज मेडिकल एप्लीकेशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, है ना। ये एक इनकम्पैटिबिलिटी होती है किसमें, बिटवीन मदर एंड चाइल्ड विथ व्हाट, रीसस फैक्टर। सो इस कंडीशन को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस में बेसिकली क्या होता है कि मदर की बॉडी में रीसस फैक्टर के कारण जो एंटीबॉडीज पहली प्रेगनेंसी में डेवलप होती है ना, वो सेकेंड बेबी को, सेकेंड प्रेगनेंसी के समय इट इज़ ब्लड रिएक्शन के कारण उसे खत्म कर देती है। दैट इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिड वेराइटीज। जो भी आज की जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो इनमें किन तरह के कैरेक्टरिस्टिक डाल सकते हैं, उनमें हाई ग्रोथ वैराइटीज़ डाल सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट हो, है ना, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, उस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना इंदिरा गांधी के समय पे, इट वॉज वॉट, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, है ना। सो बेसिकली कम इनपुट में आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओ, ये उसका एम था हाइब्रिड वेराइटीज़ का, राइट। सो आजकल जो ट्रेंड में है दैट इज़ बीटी कॉटन, BT brinjal, then BT mustard. Okay, so these are all what hybrid varieties, genetically modified organisms. Okay, now pedigree analysis. Again, कोई कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है, रिसेसिव, ये पता लगाया जा सकता है कैसे, उस फैमिली में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उस जीन का वो किस तरह से है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो स्पेसिफिक जीन है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव। एग्जाम्पल क्या होगा, हंटिंगटन डिसीज, हमने अभी एग्जाम्पल देखा। ओके, सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ इन ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 यूनिट के आगे के लेक्चर्स के आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स रिलेशन विथ ह्यूमन जेनेटिक्स। माय नेम इज़ ओशिन तिवारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।